गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गंगानगर। गंगानगर कपड़ा मिल में नौकरी की है मैंने। आ जाओ। हेलो 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 हेलो, नमस्कारम। प्लीज प्लीज हैव अ सीट। गुड हाँ। स्मार्ट बॉय। हाय हाउ आर यू? चलिए, कैसे हैं आप लोग सब? आज आप लोग देख रहे हो कि मेरे साथ में कितने लोग जानते हैं ख्याली जी को? कमेडी नाइट कितने लोगों ने देखा है? कमेडी नाइट देखा है आप लोगों ने? कमेडी नाइट में से पहले लाफ्टर आता था, जब बिल्कुल स्टार्ट हुआ था, तो ख्याली जी वॉज वन ऑफ द विनर। पूरे हमारे एंड तक आए थे उसके बाद में, और उससे पहले की हमारी दोस्ती है। हम दोनों चंडीगढ़ के फ्रेंड्स हैं। जब मैं चंडीगढ़ में रहता था 2003 से 23-20 साल हो गए। 20 साल हो गए हम लोग की, और तब से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। बहुत, ये तो बहुत आगे बढ़ गए। मुंबई में अभी आप लोग इतना देखते नहीं हो मेरे ख्याल से, कपिल से लेके जितने भी हैं वो लोग सब जूनियर होते थे, बहुत सीनियर होते थे। ये पंजाब के वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडियंस में आते हैं पंजाब में। पंजाबी मूवीज़ बहुत करते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे लाफ्टर के थ्रू उनका जो हमारी हिंदी जो देखती है, बॉलीवुड में अक्षय के साथ में बहुत काम किया। कितने लोगों ने देखा तुझे दूल्हा किन्ने बनाया? हाँ, दूल्हा किन्ने बनाया भूतनी के, सब नाचे हैं। तो वो जो दूल्हा था वो यही भूतनी। वो जो भूतनी वाला दूल्हा था वो यही थे। और उसके बाद में बहुत काम किया उन्होंने, और ही इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर ऑल्सो। इनकी लाइफ की जो जर्नी है वो बहुत कमाल की रही है, मतलब 0 to हीरो वाली है। तो मुझे था कि चलो अब आज आए हुए हैं, शूट चल रहा है इनका विकी कौशल के साथ में, एक मूवी आ रही है अभी, तो उसमें जासूस का रोल कर रहे हैं। हाँ। बता दूं ना इनको? हाँ। तो ये जासूस का रोल कर रहे हैं। अभी आप सोच सकते हो कि कॉमेडियन जासूस का रोल कैसे करेगा। तो अभी उसकी शूट है कल, एक और कल लास्ट शूट है ना उसका? कल, हाँ, कल लास्ट शूट है उसका। तो उसके बाद में फिर मूवी में आप देखोगे इनके बहुत सारे मेकओवर्स किए हुए हैं हम लोगों ने, अलग अलग। इस बार तो उन्होंने छोटे कर लिए जी जी, लेकिन पहले मैं इनके हमेशा नॉर्मली लंबे रखता था बाल। बाकी ओवर टू ख्याली जी, एक बार जोरदार तालियां। ख्याली जी की लाइफ की अगर आप देखोगे कि एक आज ख्याली जी कैसे बने, मतलब ख्याली जी बोले पंजाब के अंदर अगर हम लोग रोड पे निकलते थे साथ में, भले वो चंडीगढ़ हो, पंजाब के किसी भी, या फ्रॉम राजस्थान, हमारे जो गंगानगर के हीरो बैठे हुए हैं, गंगानगर के पास में हनुमानगढ़ है, उधर छोटे से गांव से कैसे निकले और आज मुंबई में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं हम लोग साथ में, लोग इतनी रिस्पेक्ट देते हैं इंडस्ट्री के अंदर, और हम लोग साथ में, क्योंकि बहुत शूट्स किए हम लोगों ने। पहले आई वॉज इनटू शूट्स ओनली, बहुत शूट्स किए हम लोगों ने। तो मैंने देखा है इनका जो लोग इनको प्यार करते हैं, जो इनके लिए रिस्पेक्ट है, इनके टैलेंट के लिए रिस्पेक्ट है, तो वो कैसे बनाया, क्योंकि इट इज़ नॉट अ गेम ऑफ फॉर 1 or 2 days। हम लोग एज अ न्यू कवर, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ना थक जाते हैं, अरे यार इतनी कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा। तो आप इनकी अगर लाइफ स्टोरी सुनोगे तो आपको बहुत समझ में आएगा। और आज ख्याली जी बड़े बड़े स्कूल्स में जाके, कॉलेजेस में जाके, जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हैं जहाँ पे जा कर के अपने टॉक्स देते हैं, और लोग बड़े दूर दूर से बुलाते हैं उनको। तो आज हम लोग साथ में थे, तो मैंने उनको बोला, मुझे पता लगा मुझे यहाँ पे आया हूँ, मैं कहा आप लोग से एक बार ज़रूर मिलो और अपनी थोड़ा सा जो भी जी जी लाइफ की जर्नी है थोड़ा बच्चों से शेयर करो। और बीच बीच में आप लोग थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि जब वो खींचते हैं तो बहुत बुरी तरह खींचते हैं। चलो ओवर टू यू। और मैंने इनको बोल रखा है कि जहाँ भी मैं आऊँ, आपके दोस्त मिले, मेरी तारीफ किया करो। अच्छा, थोड़ी देर में समझ इन्होंने मेरी तारीफ की, मुझे आपकी नज़र में उठाया, भगवान इनको उठाए। नज़र की बात कर रहा हूँ, नज़र की बात कर रहा हूँ। अब आप तो जस के नाम से जानते हैं, मैं तब से जानता हूँ जब इनका नाम सनी था। हाँ, मेरे घर का नाम बहुत कम लोग जानते हैं, तो घर पे मुझे लोग सनी बोलते हैं। और इसका इतना दिमाग चलता है, इतना दिमाग चलता है कि कई बार तो हमें लाल कपड़े से बांध के रखना पड़ता है। आज का टारगेट मैं ही हूँ। सो गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर।
मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं कोई कमांडो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आया हूँ, कमांडो से बोलते हैं। क्योंकि मैं एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, सीआरपीएफ सब जगह मोटिवेशन शोज करता हूँ। तो जब कमांडो की जहाँ ट्रेनिंग होती है वहाँ सब इसी ड्रेस में मिलते हैं। और आपके तो भाई साहब बालों में इतनी आग लगी, आपके जज्बात के क्या हाल है? आपके बालों में इतनी आग लगी है तो आपके जज्बात के क्या हाल होंगे? वो मत पूछो। सो छोटा सा नाम मेरा ख्याली, समझ में आ गया? यस सर। मेरे आज तक नहीं आया, क्योंकि सबसे पहले तो भाई साहब आपने लाल कस के ऐसे मारा है जैसे खून दान करने जा रहे हो आप। तो ये नाम मेरे इसलिए नहीं समझ में आया कि जब फोन आता है ना, कौन बोल रहा है, मैं ख्याली, कौन ट्राली, मगर नहीं भाई साहब ख्याली, प्याली, तो ऐसे 2-3 बार समझाना पड़ता है। और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, उसमें एक छोटा सा गांव है बड़ोपल, जहां मैं पैदा हुआ। हालांकि मैं वहां पैदा हो नहीं रहा था, नहीं, मेरी बात पहले अमेरिका चली थी। फिर मैं सोचा यार वहाँ से थोड़ा आना जाना मुश्किल होगा, लंबा पड़ेगा, दूर होगा, तो मैंने फिर कोशिश की मैं वहीं पैदा हुआ। और देखिए, सफलता, कामयाबी ये किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती। कोई ये सोचे मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे बोलना नहीं आता, चलना नहीं आता, किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती। सिर्फ इसके लिए हिम्मत चाहिए। जहाँ हम पढ़ते थे तो हमारे गांव में नीम के नीचे ही क्लास लगती थी, नीम का पेड़ है ना, तो नक्शा स्कूल का हमारे हाथ में होता था। जब सूरज इधर से आया हम बोरी उठा के इधर आ जाते थे, जब सूरज इधर आया हम बोरी उठा के इधर आ जाते थे। तो हमने वैज्ञानिकों को बताया कि धरती गोल है। ये हम पहली क्लास में इतने बड़े वैज्ञानिक बन गए थे, अब आप सोच लो। और 5वीं में हमारे स्कूल में हमारे जो टीचर थे वो एक बार छुट्टी पे चले गए 3 दिन की। तो दूसरा एक गांव है बड़ोपल, जिसका मैं बता रहा हूँ, मैं बड़ोपल से 8 किलोमीटर आगे 18 एसपीडी में रहता हूँ। तो वहाँ से एक टीचर की ड्यूटी लगी। अब 3 दिन के लिए आया तो उसने क्या पढ़ाना था? हाँ भाई, डांस किसको आता है? तो सबने मेरी तरफ उंगली कर दी। गाने किसको आता है? तो सबने मेरी तरफ उंगली कर दी। एक्टिंग करके दिखाओ, तो सबने मेरी तरफ उंगली कर। तो मैं 3 दिन उसका एंटरटेनमेंट करता रहा। अब हमारे गांव में स्कूल 5वीं तक था, तो मैं 6ठी क्लास में एडमिशन लेने वहाँ गया तो उन्होंने मना कर दिया कि जी यहाँ जगह नहीं है, आपके नियर बाई दूसरा गांव है उस साइड, वहाँ पे आप एडमिशन लो। तो मैं बाहर निकला तो मुझे वही टीचर मिल गया। बोले यार, अरे कलाकार तू यहाँ कैसे है? मगर जी मैं तो 6th क्लास में एडमिशन लेने आया था, पर इन्होंने मना कर दिया। तो वो मुझे प्रिंसिपल के पास लेके गए। बोला जी ये तो कलाकार है लड़का, ये गाता भी है, डांस भी कर लेता है, एक्टिंग कॉमेडी भी करता है, तो एक स्कूल में कलाकार तो होना चाहिए। तो आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा 6ठी क्लास में कलाकार बेस पे एडमिशन हुआ। अब मैंने 10वीं तक वहाँ पढ़ा और पढ़ाई से मुझे इतना प्यार था, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 3 साल 10वीं में ही रहा। फिर गुरुजी बोले यार इससे ज़्यादा क्या पढ़ेगा तूने तो कसम खा ली कि 10वीं में पीएचडी करेगा। पर मैंने उनका भी वही हाल था। पर मैंने 2 चीज़ पढ़ी। एक तो क ख ग ABCD पढ़ी, जिससे मैं किताब पढ़नी सीख गया। अब यह है कि बोलना तो आदमी 3 साल की उम्र में सीख जाता है, पर क्या बोलना है ये सीखने के लिए सारी उम्र लग जाती है। तो मैं क ख ग ABCD तो पढ़ लिया, सीख लिया कि पढ़ना सीख गया। अब क्या पढ़ना है ये मैं आज तक सीख ही रहा हूँ। तो मैंने सबसे पहले पढ़ा हरिशंकर परसाई का एक चैप्टर था 10th क्लास में, कि अगर आपके 80% 70% नंबर आते हैं तो आप पढ़ाई जारी रखिए, कोई अच्छे ओहदे पे पहुंच जाएंगे, IAS IPS RS बनेंगे। नहीं तो आप अपने काम के कारीगर बनिए। 11वीं 12वीं, फिर 2 साल BA, 3 साल BA, फिर MA, फिर कंपटीशन की तैयारी, मतलब 7-8 साल का प्रोसेस हो गया। तो इतने टाइम में आप अपने काम के कारीगर बन सकते हैं। तो मेरी किताब बंद, घर आके मैं कहा जी मैं नहीं पढ़ना। मतलब क्यों? मगर हरिशंकर परसाई इतना बड़ा आदमी झूठ थोड़ी बोल रहा है।
जब वो कह रहा है कारीगर बनो तो फिर कारीगर बनेंगे। तो मैं घर छोड़ के मेरे गांव से 100 किलोमीटर दूर श्री गंगानगर, जहाँ वो भाई हमारे गंगानगर से आए हुए भी हैं, मैं गंगानगर शिफ्ट हो गया। और ये बात है 1993 की। मैं वहाँ स्विमिंग पूल पे 1 साल मैंने गार्ड की नौकरी की। तो वहाँ एक सज्जन आते थे, उनको मैंने बताया, मैं कहा जी तो स्विमिंग पूल तो अब सर्दियों में बंद होने वाला है। उन्होंने मुझे JCT मिल में लगवा दिया, कपड़ा मिल में। तो वहाँ मेरी ट्रेनिंग हुई 3 महीने। तो ट्रेनिंग के दौरान थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं था, मैंने तो उस लाइफ को बड़ा एंजॉय किया। कभी रेलवे स्टेशन पे सो गया, कभी फुटपाथ पे, कभी पार्क में, कभी कोई धर्मशाला में, कभी गुरुद्वारे में। मतलब मेरे को ये था कि 3 महीने पूरे करने हैं, उसके बाद तो मज़े ही मज़े 2-2.5 हज़ार तनख्वाह हो जाएगी। और 93 में 2-2.5 हज़ार बहुत था और मैं परमानेंट हो जाऊँगा। और वैसा ही हुआ, मैं परमानेंट हो गया। उसके पास ही मैंने रूम ले लिया, मेरी नौकरी शुरू हो गई। तो कई बार क्या होता है, आपको जो कह रहे हैं ना मुसीबत आ गई, दिक्कत आ गई, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, कई बार कोई नज़र लग जाती है। तो हमें थोड़ी देर एक योग होता है ना, आसन की आंख बंद करके एकदम 2 मिनट के लिए मौन रहे हैं। किसी कहीं भी हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाते हैं तो जब थोड़ा सा इतना करने से अगर एनर्जी आ जाती है तो सोचो आप 5 मिनट तक अगर आंखें बंद करके दिमाग को शून्य में रखोगे तो कितनी एनर्जी आएगी, आपकी सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। तो वो नज़र लगी, और नज़र ऐसी लगी कि एक दिन रात को 8:45 बजे मैं कपड़ा मिल में मशीन ऑपरेट कर रहा था और मेरा एक्सीडेंट हो गया। ये हाथ मेरा पूरा मशीन में आ गया, ये 13 जगह से टूटा ये, और 13 महीने एडमिट रहा। 8 ऑपरेशन हुए, कई डॉक्टर काम करना सीख गए थे। हाँ, मेरे को रोज ही खोल लेते थे कि भाई साहब इसमें ना पाइप लगेगा, भाई साहब यहाँ पे ना पेच लगेंगे, यहाँ पे रोड लगेगी। मैं कह जी मैं बेला हूँ, आपको जो ट्रेनिंग लेनी है लो, मेरे को तो तनख्वाह मिल रही है कपड़ा मिल से। तो वो हर महीने ही मुझे खोल लेते थे। मतलब यहाँ ये साइड से हड्डी भी निकाल के ना, यहाँ बोले जी ये वेल्डिंग करेंगे, मगर करो। तो 13 महीने मैंने अपने आप को समझाया कि आए रखिए जाए रखिए, जो मन में है वो गाए रखिए, टूटा है हाथ तो क्या हुआ ख्याली, कहीं ना कहीं फंसाए रखिए। तो बोला अभी जब मेरे ख्याल से राजू श्रीवास्तव जी का जब कपिल शो में तभी आपने ये वाला बताया हम लोग को, जब राजू श्रीवास्तव जी का कपिल शो में श्रद्धांजलि शो किया था हमने, जितने भी कॉमेडियंस थे तो ख्याली जी ने ये वाला, उसमें भी मुझे याद, मैं ज्यादातर मेरी लाइफ स्टोरी सुनाता हूँ। तो देखिए, टेंशन को हराने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अपने काम की स्पीड बढ़ा दो आप, तो इधर उधर ध्यान ही नहीं जाएगा। तो मैं अब कपड़ा मिल में नौकरी करता था 8 घंटे, उसके बाद में 4 घंटे थिएटर सीखता था, तो 12 घंटे तो मेरे ऐसे ही निकल गए। फिर मैं घर आ रहा हूँ, नहा रहा हूँ, रोटी बना रहा हूँ, खा रहा हूँ, कपड़े धो रहा हूँ, सुखा रहा हूँ, सो भी रहा हूँ। सुबह मुझे अखबार चाटने का भी बहुत शौक है, तो मेरे टेंशन लेने का टाइम नहीं निकलता था, है ना। कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ, ये जिंदगी ट्रेन सी गुजरती है, मैं पुल सा थरथराता हूँ, जब से उखड़ गया बाजू मेरा मैं और ज्यादा वजन उठाता हूँ। मैं बहाने मार सकता था, भाई मेरे तो एक हाथ नहीं है, नहीं तो मैं पता नहीं क्या कर देता, मेरे तो एक हाथ नहीं है, नहीं तो मैं पता नहीं टीवी में आ जाता, फिल्मों में आ जाता। तो ये बहाने छोड़ो, क्योंकि कई चीज हो सकता है उसकी वजह से ही मिली हो। अब मैं विक्की कौशल के साथ मूवी कर रहा हूँ, मेरे महबूब मेरे सनम, 3 लोगों की कहानी है। विक्की कौशल के लिए मैं जासूसी करता हूँ, एमी विर्क की, पंजाबी स्टार एमी विर्क। तो मैंने, आनंद जी हमारे डायरेक्टर है, शूटिंग कंप्लीट हो गई, अभी हम रीशूट कर रहे हैं थोड़ा। तो 1 महीना पहले मुंबई शूटिंग हुई, 1 महीना देहरादून शूटिंग के बाद मैंने उनको पूछा, मगा जी जासूस के लिए मुझे क्यों लिया? तो बोले हमारे फिल्म इंडस्ट्री में एक ड्रेस कोड है, मैंने कभी किसी के घर में नौकर के कंधे पे कपड़ा नहीं देखा, फिल्म में होता है। कभी मैंने कोई कोर्ट में हथौड़ा नहीं देखा, ऑर्डर कोर्ट फिल्मों में होता है। तो उन्होंने कहा कि जासूस के कान ऐसे ही होते हैं। हमने 2000 फोटोग्राफ्स देखे, वीडियो देखे, तब जाके आपका सिलेक्शन हुआ। तो मगा जी मैं फटाफट शूटिंग कंप्लीट करो, मैं घर जाके मेरे वो दोस्त जो मुझे कानों को लेके चढ़ाते थे उनसे मैं बात करूं कि इन्हीं की वजह से मैं जासूस बना हूं, मेरी फिल्म आ रही है। तो
क्या हुआ देखिए, कर भला सो हो भला, आपने सुना है ना? अब मैं आपको दिखाता हूँ। मैं कपड़ा मिल में जब दोबारा मैंने हाथ का ट्रीटमेंट हो गया, मैंने कपड़ा मिल दोबारा ज्वाइन कर लिया, तो मैं पार्ट टाइम में अंध विद्यालय है श्री गंगानगर में, एशिया का सबसे बड़ा अंध विद्यालय, वहाँ 350 ब्लाइंड गूंगे बहरे बच्चे रहते हैं। तो मैं उनको थिएटर सिखाने जाता था, मैं सीखता था, उनको सिखाने जाता था, क्योंकि अब शाणे आदमी तो मेरे से सीखेंगे नहीं। मैं कपड़ा मिल का मजदूर, कानों में रुई फंसी हुई, बाड़ों में रुई फंसी हुई, साइकिल लेके भागता था, क्लास लगाता था, फिर किसी को सिखाने जाऊं तो मेरे से कौन ट्यूशन लेगा? पर वो गूंगे बहरे बच्चे किसी की शिकायत भी हो तो बोल के बता नहीं सकते, तो मैं उनको थिएटर सिखाता था। अच्छा, कहीं से भी सीखने को आपको मिलता है, वो बोल नहीं पाते, देख नहीं पाते, फिर भी मैंने उनको सीखा। एक दिन जब मैं क्लास में गया क्लास लेने, तो वो सब टीवी देख रहे थे, तो मैंने मैडम को पूछा, मैं कहा जी ये इनको क्या समझ आता है टीवी में? तो बोले जी इनको सब पता है। एक को बुलाया, कहते इधर आ, हरियाणा चुनाव क्या चल रहा है? मैडम ने तो 1 मिनट में पूछ दिया ना, इसका मतलब हरियाणा चुनाव में क्या चल रहा है, हमें टाइम लगता है, उनको टाइम नहीं लगता। वो कहता है बंसी लाल, लाल बच्चा, ऐसे बच्चे को गोद में लेते हैं ना, लाल, कहता है बंसी लाल टॉप पे है। हमें बताने में टाइम लगेगा, बंसी लाल जी टॉप पे चल रहे हैं, वो कहे उसको इतनी देर लगेगी। बोले बाकी देवी लाल, भजन लाल दूसरे नंबर पे है, उनको बताने में टाइम नहीं लगता। तो वहाँ से भी मैंने सीखा। जब हमने 6 महीने तैयारी करवा के, उनको अंधे बच्चे थे, उनको कदम नाप के दिए कि आपको 2 कदम इधर चलना है, फिर यहाँ कागज़ देने हैं। जो गूंगे बच्चे थे उनका हमने डायलॉग रिकॉर्ड किए। जब प्ले ख़त्म हुआ तो एक सज्जन आके मिले कि सर चंडीगढ़ में हमारा इंस्टीट्यूट है, सृष्टि सेंटर फॉर आर्ट्स, तो आपको वहाँ पे क्लासें लेनी है एक्टिंग की। तो मैंने उसको साइड में लिया, मैं कहा भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कपड़ा मिल में मजदूरी करता हूँ, और चंडीगढ़ का नाम सुनते ही पसीने आ जाते हैं। तो बोले नहीं नहीं, आप जब गूंगे बहरे बच्चों को सिखा सकते हो तो हमारे तो बच्चे इंटेलिजेंट है। मैं कहा जी अंदर से आवाज़ आएगी भी नौकरी करनी तो क्या गंगानगर, क्या चंडीगढ़, बड़ा शहर है, बड़े लोग मिलेंगे, अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा। पक्का जी, कल 1 बजे यहाँ से ट्रक में हमारा सामान जाएगा, आप भी साथ में आ जाना। तो मैं VCR का बड़ा चाव था उस टाइम। अब आप तो जानते नहीं होंगे VCR, सुना है ना? इतनी बड़ी कैसेट आती थी और इतना बड़ा VCR, उसमें कैसेट डाल के टीवी से जोड़ के और फिल्म देखते थे। तो राजकुमार की फिल्म लेके आया, 3-4 सारी रात VCR देखा। छिपकली के बच्चे दीवारों पे रेंगते हुए पैदा होते हैं, रेंगते हुए मर जाते हैं, वो मगरमच्छ बनने का ख्वाब नहीं देखते। डायलॉग जमते गए दिमाग में। सुबह उठा, आंख खुली, 7:30 भागा साइकिल लेके कपड़ा मिल, जाते गार्ड ने रोक दिया, बोला नहीं 7 बजे का टाइम था, अब 7:30 कैसे आ सकते हो, ऐसे नहीं चलेगा, लेट नहीं चलेगा। मैंने निकाली एप्लीकेशन में, कहा हम अपना इस्तीफा जेब में रखते हैं जानिए। तो उसको भी चक्कर आ गया। तो उसको भी चक्कर आ गया, कहती है क्या? मैं कहा भाजी मैं तो छोड़ने ही आया था, मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ। तो मैं चंडीगढ़ चला गया। चंडीगढ़ मैं वहाँ 2 घंटे क्लास लेता था, बाकी 23 घंटे फ्री में रह नहीं सकता। तो मैंने साथ छोटे छोटे इवेंट करने शुरू कर दिए, एक्टिंग करनी शुरू कर दी, एंकरिंग करनी शुरू कर दी। एंकरिंग में मैं कॉमेडी करनी शुरू कर दी। तो वो मजदूरी मेरी चलती रही। मैं लगभग 2-3 घंटे तक नॉन स्टॉप हंसा सकता था। तो शायद भगवान ने मुझे पहले से ही काम पे लगा दिया, अभी तू तैयारी कर, तेरे लाइक शो आने वाला है 2006 में। तो लाफ्टर चैलेंज 2 में नॉर्दर्न इंडिया से मैं एक ही सिलेक्ट हुआ था, पूरे हिंदुस्तान से 35 और पाकिस्तान से 15, टोटल 50 कॉमेडियन लाफ्टर चैलेंज 2 में सिलेक्ट हुए। हमारी यहाँ ट्रेनिंग हुई, रिहर्सल हुई, शूटिंग हुई। लाफ्टर चैलेंज 2 का मैं चैम्पियन बना। और उसके बाद हमारे लाइव शो, जो मेरी जान है कि ऐसे लाइव रूबरू शो करना, बातें करना, यही मेरा फेवरेट है। मुझे फिल्मों में, टीवी में इतना मज़ा नहीं आता। मिल गया, वो परमात्मा का आशीर्वाद है, आपका प्यार है, उसी की वजह से लाइव शो में पैसे ज़्यादा मिलने लग गए। 1.5-2 लाख रुपए। सुबह ही शो हो रहा है, शाम को ही शो हो रहा है, शादी में भी लाफ्टर शो हो रहा है, जागरण में भी लाफ्टर शो हो रहा है, किसी का मर गया उसके 12वें पे भी लाफ्टर शो हो रहा है। तो पैसे मतलब मैंने इतने देखे नहीं थे कभी ज़िंदगी में। अब मैंने कई दिन तो गिने, मैं सोचा यार ये तो शरीर में पानी की कमी आएगी। तो मैंने जितना टीवी फिल्म शो से कमाया
वो सारा मैंने 11 करोड़ रुपए डोनेट कर दिया, इंडिया का पहला निजी सैनिक स्कूल बनवाया। क्योंकि मैंने जब पढ़ाई की बात चली भी पैसे को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट किया जाए तो मैं डरता था पढ़ाई से। तो सैनिक स्कूल का ऐसा था पैटर्न कि वहाँ पे हर तरह की ट्रेनिंग होती है, स्विमिंग की, हॉर्स राइडिंग की, डांस की, म्यूजिक की, एक्टिंग की, फुटबॉल, वॉलीबॉल, डिसिप्लिन, ऐसी ट्रेनिंग जो मतलब पढ़ाई करने में भी मज़ा आए बच्चे को। तो फिर मैं यार ये कंसेप्ट ठीक है, क्योंकि हमें पढ़ाई का अभाव इसलिए रहा कि मास्टर जी अपना मूड फ्रेश करने के लिए हमें पीट लेते थे। और माहौल, अब आप तो मुंबई में रहते हैं, मुंबई के स्कूलों का अंदाज अलग, एसी बस, एसी स्कूल, आगे स्मार्ट मैड में पढ़ाने के लिए बच्चे का मन करता है, उठते ही कहता है स्कूल भेजो। नहीं, अच्छा छोटी सी गलती हो जाए तो प्रिंसिपल नोट लिख देते हैं, विजिट माय ऑफिस। माँ बाप चाहे कलेक्टर हो, अगले दिन उनके सामने पेश होना पड़ता है। हमारे ऐसा कोई रिवाज नहीं था। फिर भी एक बार मेरे गुरुजी ने नोट लिख दिया कि इसको नहला के भेजें। इसमें बहुत बदबू आती है। तो मेरे बाप ने जवाब भी ठोक के लिखा कि हम बच्चे को पढ़ने भेजते हैं, सूंघने नहीं भेजते। तो कृपया करके बच्चे को पढ़ाया करें, सूंघा ना करें। तो ऐसे माहौल मिला। अब यहां बच्चों के खेलने का अंदाज अलग, क्योंकि यहाँ तो 18 फ्लोर की बिल्डिंगें, 20 फ्लोर की बिल्डिंगें, अब नए टावर आ गए 40 फ्लोर के। ऊपर से ही बच्चे देख रहे हैं, ओ वाओ, रेड वाली गाड़ी मामा की, ओ ग्रीन वाली गाड़ी पापा की। हमारे फर्स्ट फ्लोर पे लड़ाई शुरू हो जाती थी, देखो ही पहले किसका थूक नीचे जा रहा है, थूक। तो वो जो बातें थी, वो जो माहौल था, वो ही बातें, वही माहौल शायद मुझे लाफ्टर चैलेंज में चैंपियन बनाने में कामयाब रहा। क्योंकि अब हमारे वहाँ एक रिवाज है, जैसे हस्बैंड वैसे वाइफ, सरपंच सरपंचनी, डॉक्टरनी, मास्टरनी चाहे तीसरी फेल हो, पर वो मास्टर जी से शादी होगी तो वो मास्टर नहीं होगी। अब मैंने यहाँ बॉम्बे में देखा भी, यहाँ आदमी का नाम नहीं लेते, भाई कास्ट से ही बुलाते हैं, अग्रवाल साहब, है ना, गोयल साहब। तो मैं सोचा यार हमारे वाला कल्चर यहाँ शुरू हो गया तो लोग भी डायरेक्ट हो जाएंगे, चोपड़ा चोपड़ी। मिश्रा मिश्री, गुप्ता गुप्ती। अब बताते हुए भी बोले जी हांडा साहब आए हैं, हांडी भी आई है। अब यहां तक तो ठीक है, मेरी टेंशन इस बात की थी कि भगवान ना करे किसी का नाम चड्डा साहब हो। तो अब ये चीजें, ये बातें, ये मुझे टीवी से, फिल्मों से होते हुए एजुकेशन में ले आई। जब सैनिक स्कूल बनाया, सैनिक स्कूल चला, आज ऑल ओवर इंडिया से लगभग 3-4 हज़ार बच्चे अप्लाई करते हैं। अब हमारे पास जगह इतनी है कि हम सिर्फ 100 ही एडमिशन हर साल ले पाते हैं, क्योंकि ओनली बोर्डिंग होता है, सैनिक स्कूल में अप डाउन नहीं होता। सैनिक स्कूल के पैटर्न पे है हमारा स्कूल। तो जी मैं वहाँ से थोड़ा एजुकेशन लाइन में आ गया। एजुकेशन लाइन में आते आते जब मैं शो करता था तो उतरते ही लोग कहते थे, अरे यार आप बड़ा मोटिवेट करते हो। अच्छा, मैं क्या शर्माता नहीं कभी, मैं साइड में आके, भाई साहब मोटिवेट होता क्या है। मेरी पढ़ाई ऐसे ही हुई, जो नहीं समझ आता है पूछ लो। एक बंदे के सामने बेइज्जती होगी ना, दोबारा हो सकता है कभी 20 बंदों के सामने बेइज्जती हो जाए। तो बोले जी आप बड़ा मोटिवेट करते हो। तो मैं कई दिन तो कंफ्यूज रहा, मैं कहा यार कौन मोटी है जो मेरा वेट कर रही है। तो फिर वो बोले जी जागरूक करना, आप बड़ा जागरूक करते हो। मैं कहा जी ठीक है। अगले दिन मेरे पास नोएडा यूनिवर्सिटी से फ़ोन आया कि सर हमारे यूनिवर्सिटी में बच्चों के लिए एक मोटिवेशन का शो है, तो आर यू मोटिवेटर। मैं कहा यस।
कहते कब से, मगर रात 8:45 पता लगा। तो मैं कहती मेरे को रात 8:45 ही पता लगा। तो उसके बाद मैंने मोटिवेशन के शोज साथ में शुरू करने लग गए। जहाँ कॉमेडी शो नाम आता था वहाँ मोटिवेशन कॉमेडी शो आने लग गया। तो गवर्नमेंट के, ऑल गवर्नमेंट के शोज़, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, जहाँ जहाँ भी बिजनेस क्लासेस होती थी, और तो ऐसे चलता रहा। तो मैं एक जगह एक मोटिवेशन क्लास ले रहा था, तो मैंने कहा परमात्मा जहाँ रखे वहाँ खुश रहना सीख लो, आपको दुनिया की कोई ताकत कामयाब होने से नहीं रोक सकती। चंडीगढ़ में हमारे पास जो स्कूटर था, आप यकीन करेंगे 1100 में खरीदा था। अब आप सोचो स्कूटर कैसा होगा, लेकिन हम खुश थे कि स्कूटर है हमारे पास। छोटा सा ही कमरा था, लेकिन हम खुश थे। इसी वजह से हम यहाँ पहुंचे। तो मैंने कहा परमात्मा जहाँ रखे वहाँ खुश रहना सीख लो, आपको कोई दुनिया की ताकत कामयाब होने से नहीं रोक सकती। एक मैडम खड़ी हुई, बोली सर ये कहना बहुत आसान है, खुश रहना बहुत मुश्किल है। आप रेलवे स्टेशन पे सोए, कैसे अपने आप को खुश रखा? अजी सवाल तो टेढ़ा था। पर मैं कहा मैडम मैं, ये सही है कि मैं रेलवे स्टेशन पे सोया, पर मैं रेलवे स्टेशन पे चौड़ा होके जाता था भी, स्टेशन मेरे बाप का है। मैं मर्जी आई उस कोने में टांग पे टांग दे के सो जाता था। रात को पुलिस वाले आते थे, मेरे पास बैग नहीं, टिकट नहीं, मेरा कान पकड़ के बाहर चल। तो मैं देखता, चलो छोड़ो यार, अपने कौन से बाप का है। तो आज अब इस वक्त ये एकेडमी अपने बाप की है। हम कैंची चलाएं, हम कंगा चलाएं, हम बाल 3 बार ऐसे करें, हम बैठें, हम उठें, हम हंसें, हम ताड़ी बजाएं, एकेडमी हमारे बाप की है। 5:30 बजे वो एक सुक्की सी मैडम नहीं है, वो खड़ी, अब 5:30 बजे वो बोलेगी जी चलो जाओ बाहर, तो बाहर खड़े होके पीछे जरूर देखना कि छोड़ो अपने कौन सी बात। तो मैं कहा ये सही है कि मैं स्टेशन पे सोया, मैं जाता था तो ये सोच के जाता था मैं ये सोच के जाता था कि स्टेशन मेरे बाप का है, मर्जी आए उस कोने में मैं टांग पे टांग दे के सोता था। और ये है कि मैं स्टेशन पे सोया, पर मैं कभी हिंदी का अखबार बिछा के नहीं सोया। यार का स्टैंडर्ड देखो, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदूज, ऐसे इंटरनेशनल अखबार बिछा के सोता था मैं। और फिर मेरे को काय को टेंशन, एक हफ्ते में संडे को रंगीन आते हैं ना, फिल्मी पृष्ठ हर अखबार में आता है ना, तो संडे को मेरा रंगीन बिस्तरा, मेरे राइट संडे को मेरा रंगीन बिस्तरा, मेरे राइट में बिपाशा बसु की फोटो, मेरे लेफ्ट में प्रियंका चोपड़ा की फोटो। मैं कभी बिपाशा की तरफ अंगड़ाई ले रहा हूँ, कभी प्रियंका चोपड़ा की तरफ अंगड़ाई ले रहा हूँ। मैं क्यों टेंशन लूं, मैं स्टेशन पे सो रहा हूँ। मेरे को अखबार बिछा के स्टेशन पे सोने की बिल्कुल टेंशन नहीं थी। मुझे टेंशन ये थी कि मेरी हीरोइनों पे कोई पैर ना रख जाए। फिर मुझे उस टाइम की सरकार ने इतनी फैसिलिटी दे रखी थी, पंखा फ्री, वाटर कूलर फ्री, है ना, 24 घंटे आना जाना, लाइट, कोई ये नहीं कि 9 बजे गेट बंद हो जाएगा, जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ, है ना। तो मैं कपड़ा, वहाँ रेलवे स्टेशन से उठ के जब कपड़ा मिल में जाता था तो रास्ते में बहुत सारी झुग्गियाँ थी। एक एक झुग्गे में आप यकीन करेंगे 10-10 लोग, 15-15 लोग। किसी के ये कोड एक रोग होता है ना, उंगलियां ये टूटनी शुरू हो जाती है ना, तो वो मांगने का काम करते थे। तो मैं सोचता था यार परमात्मा मैं कितना खुश हूँ, कितना अच्छा हूँ कि कम से कम मैं एक साफ सुथरी जगह पे जाके सो तो जाता हूँ। ये लोग कहाँ, यहाँ देखा जब दुनिया का गम तो अपना गम भूल गए। हमारे दिक्कत क्या है कि हम कंपटीशन में फंस जाते हैं कि देखो जी सनी सर ने 2000 के जूते पहन रखे हैं, मेरे तो 150 की चप्पल है,
अरे पीछे देखो, एक बिना पैर के आ रहा है। आप जो हैं ऐसा दुनिया में कोई नहीं है। तो फिर काय का कंपटीशन? आप किसी से कंपटीशन करना है तो फिर यहाँ जो बाहर एक जना ठेला लगा के खड़ा है गोलगप्पे का, उसको देखो, उसके घर की हालात देखो, उसके मुकाबले आप कितने अच्छे हो, कहाँ हो, आप तो राजा हो। देखना ही है तो ऊपर वालों को मत देखो, ऊपर वाले को तो आज तक कोई देख ही नहीं पाया। उनको देखो, क्या हम उनकी सहायता कर सकते हैं, क्या हम उनको रास्ता बता सकते हैं, क्या हमारा कोई साथी है उसको हम साथ दे सकते हैं। आज हम अगर 20 साल दोस्ती के बाद साथ में खड़े हैं तो इसीलिए खड़े हैं कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, नहीं तो फिर दोस्ती किस काम की। और जब आप किसी की सहायता करनी शुरू कर देते हैं, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। एक आपने सुना होगा ना, ध्यान एक शब्द होता है ना। तो ध्यान का मतलब, आप जब कैंची कंघा चला रहे हो तो आपका पूरा ध्यान वहीं होना चाहिए। ध्यान का मतलब ये नहीं कि आप बैठ के और वो कर रहे हो, वही ध्यान होता है। ध्यान का मतलब एकाग्रता, आपका वहाँ वहीं माइंड होना चाहिए, आपका दिल दिमाग बॉडी पूरा आपका कंसंट्रेशन वहीं होना चाहिए, वो ध्यान होता है। वो जब आप ध्यान करोगे तो आप कामयाब हो जाओगे, क्योंकि आपके पास में कोई मक्खी निकली आपको नहीं पता, कौन आके बैठा आपको नहीं पता, क्योंकि आपका तो ध्यान ही काम पे है। फोकस तो ये बहुत जरूरी है। तो आपको ना तो भूख लगेगी, ना आपको नींद की टेंशन, ना आपको ये टेंशन कभी मेरे कपड़े धुले हुए नहीं है, मैं जाऊं कि ना जाऊं। अब ये भाई साहब के सर में कितनी मिट्टी पड़ी हुई है, लेकिन इनका ध्यान काम पे है तो ये परवाह नहीं करते, है ना। तो ऐसे आप अपने काम पे ध्यान रखिए, क्योंकि वो चीज़ आपने सीखनी है और सीख के ही आपने कामयाब होना है, आपने करना है आगे, है ना। तो हमेशा ही कंपटीशन छोड़ दो, पूरा अपने काम पे ईमानदारी से ध्यान दो, क्योंकि आपसे रिजल्ट कोई नहीं मांगेगा। सही है। आप पढ़ते हैं तो आप पूछता है, फर्स्ट आए सेकंड आए। आज आपको किसी ने यहाँ जब आप एडमिशन लेने आए, किसी ने पूछा कि आपके मार्क्स कितने हैं? जब आप यहाँ से जाओगे तो कोई पूछेगा कि आप पहले हमें सर्टिफिकेट दिखाओ, 8वीं में कितने आए थे, 10वीं में कितने आए थे। वो आपके काम को देखेगा। बंद किया है? वो क्यों? नहीं, उनको लगा ये बंदा ही ना उड़ जाए। अरे चालू करें, नहीं उड़ रहा है, चालू। नहीं ठीक है, ठीक है। अरे ठीक है मैडम, ज्यादा ठंडा होना भी ठीक नहीं है। अच्छा, अब क्या है, हम जो मोटिवेशन क्लासेस लेते हैं ना, और नॉर्मली बहुत सारे लोगों की जिज्ञासाएं होती है। हालांकि मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन माँ सरस्वती की ऐसी कृपा रही कि आज तक कोई ऐसा सवाल नहीं आया जिसका मैं जवाब नहीं दे पाया। धरती, आसमान, सूरज, चांद, शनि, बुध, बृहस्पति, जो भी ज्ञान विज्ञान आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई सवाल है काम से संबंधित, बिजनेस से संबंधित, तो हम साथ साथ आपके सवाल का जवाब भी देंगे, साथ साथ हम हंसते भी रहेंगे। ठीक है। तो और ये एक अब मोटिवेशन क्लास का सबसे अच्छा पार्ट होता है, जहाँ पे बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि वो खड़ा होकर उतने लोगों के अंदर बोलना शुरू करता है, कुछ पूछना शुरू करता है। पूछेगा वो सीखेगा, सीखेगा वो आगे बढ़ेगा। तो आपके दिल दिमाग में किसी के भी कोई सवाल आ रहा हो, कुछ भी, मेरे को शीशे में 6 हाथ दिख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। अगर लाइफ में आगे बढ़ा तो बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? लाइफ में बिजनेस खोलना है तो आप वो उसी बिजनेस की ट्रेनिंग लो पहले। अब आप कटिंग करना सीख रहे हो, ये तो ठीक है, आपने एक डिजाइन करना सीख लिया, लेकिन अब आपने डिजाइन करके सीख लिया, अब उसको बेचोगे कैसे, है ना। तो आप यहाँ जब आपका कोर्स पूरा हो जाए, उसके बाद 3-4 महीने आप एकेडमी में लगाओ, कैसे कस्टमर को अटेंड करते हैं, कैसे हम उनके साथ बिजनेस डील कर सकते हैं, कैसे हम ऑफर करते हैं कि किस किस ऑफर से लोग हमारे तक आए, हमारे काम से आकर्षित हो, और वो ईमानदारी से करो। बचत भगवान अपने आप देगा। क्या बात? जब काम में ईमानदारी होगी, आज चाहे ओला हो,
उबर हो, ओला हो, सर्विस अच्छी देंगे तो हम बार बार उसका जिक्र करेंगे, लोगों को जिक्र करेंगे, तो लोग ही हमारे बिजनेस का प्रचार करेंगे, क्योंकि हमने एक आदमी को सर्विस अच्छी दी है। तो बिजनेस का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले यहाँ आपका कंप्लीट कोर्स होने के बाद आप 2-3 महीने की ट्रेनिंग लो, है ना, और पूरे ऑल ओवर इंडिया में, है ना। तो फिर जाके इन्होंने एकेडमी शुरू करी। ऐसे नहीं कि यहाँ से सीखा और बाहर जाते ही एकेडमी खोल ली। वो वही कर सकता है जो पैसे वाला हो। उसका फेल भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, हम जुगाड़ तुगाड़ करके बड़ी मुश्किल से तो शुरू करते हैं और उसी में दिक्कत आ गई तो हम तो उजड़ गए, है ना। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखा करो और अच्छी कंपनी के ब्लेड लिया करो, बाल रह गए यहाँ। फैशन है। हाँ जी, नेक्स्ट पूछो पूछो जो भी आपके मन में है। एनीथिंग। अरे क्वेश्चन ही नहीं आप लोग के पास? मैंने कहा कुछ ऐसा ना हो जाए। ऐसे कोई ऑफर देता नहीं है इतना, कभी आपके जो भी मन में सवाल है वो पूछ लो। Anything what you want to ask. एक बार तो मैं क्लास ले रहा था, एक लड़का शर्माता एक खड़ा हुआ, बोला जी मेरे से लड़की नहीं पट रही है। मगर यार सेम टू यू। हाँ जी, यस, क्या नाम आपका? सर नीरज। नीरज, कहाँ से हो नीरज? सर मुंबई से ही हूँ। अरे वाह, हाँ। सर मेरा प्रॉब्लम है एक कि अभी कैसा है कि मैं पहले मेल्स काम करता था, बट अभी मैं फीमेल्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो रहा हूँ, तो पर मेरे पापा को वो चीज़ पसंद नहीं है कि मैं फीमेल्स में जाऊँ। तो मतलब कैसा एक्सप्लेन करूँ कि फीमेल्स में ज़्यादा मतलब इनकम है और मेल्स में भी है, बट मेरे को ज़्यादातर फीमेल्स का ही मतलब अच्छा लगता है ना। आप मेल्स में क्या करते थे? मेल्स में सर वही हेयर कट्स और अच्छा, तो अब आप चाहते हो कि ब्यूटी पार्लर टाइप हो जिस दोनों। ओके ओके। बट वो मेरे पापा को बोलते हैं कि नहीं आप सिर्फ जेंट्स का। शादी हो गई आपकी? शादी हो गई आपकी? तो आप पापा का कहना मान लो, क्योंकि शादी के बाद 2 हो जाएंगे, पापा भी कहेंगे और वो भी कहेगी कि ये नहीं, फीमेल वाला नहीं। देखो हमारे दिक्कत क्या है, बैठ जाओ नीरज। हमारे दिक्कत क्या है, आपने अक्सर देखा होगा, मेरे ख्याल आपके हाथ में मोबाइल बचपन में आ गया था और घर वाले हमेशा रोकते हैं, मोबाइल नहीं देखना। क्यों रोकते हैं? क्योंकि उनको पता नहीं, उनके हिसाब से ये कि मोबाइल बात करने के लिए है, ये सारा दिन पता नहीं क्या करते रहते हैं। मैंने सर पता है उनको बहुत एक्सप्लेन भी किया कि नहीं फीमेल्स में भी है, अभी वो बोलते नहीं हम लोग इसमें ही भी करे तो आप इसमें भी करते हो। कोई, मैं आपको उदाहरण समझाता हूँ, आप उनको समझाना। तो पेरेंट्स को पता नहीं कि ये मोबाइल में क्या देख रहा है, जबकि मोबाइल आज की सबसे बड़ी किताब है। आप चाहो तो एकेडमी में आने की ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल पे ये सारी चीज़ें सीख सकते हो। एकेडमी में हम आते हैं प्रैक्टिकल के लिए। मैं तेरे ग्राहक नहीं खराब कर रहा। नहीं एकेडमी में हम आते हैं प्रैक्टिकल के लिए, प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। अब ये चीज़ें आप मान लो सर्च कर रहे हो कि भाई हाँ कटिंग कैसा चेहरा हो तो क्या कटिंग होनी चाहिए, कैसे बाल हो तो क्या कटिंग होनी चाहिए, हाइट ज़्यादा है तो क्या डिज़ाइन अच्छा लगेगा, ये चीज़ें सब है। लेकिन हम माँ बाप को नहीं पता कि ये हमारा बेटा ये चीज़ देख रहा है, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि यार ये कर क्या रहा है। मान लो कोई सोनी का बेटा है, वो पूछेगा जी बेटा देख दुबई में क्या भाव चल रहा है सोने का, बेंगलोर में क्या है, 22 कैरेट क्या है, 24 कैरेट क्या है। अब वो बेटा उसको बताएगा तब तो उसको पता लगेगा कि हाँ यार ये तो काम की चीज़ है। तो कभी कभी आप उनके साथ बैठ के बताया करो उनको कि जी ये देखो ये फीमेल्स का साथ में करते हैं तो इनको बिजनेस इतना चल रहा है, इनके इतनी इनकम है, लड़कियां के ज़्यादा फैशन ज़रूरी होता है, लड़कियों के बाल ज़्यादा बड़े होते हैं, बंदा तो 2 महीने ना कटिंग कराए तो भी चल जाता है। तो ये बिजनेस का एक पार्ट है, इससे हम ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। हमारे दुकान का किराया खर्चा, बिजली बिल इतना सारा लग रहा है, तो क्यों ना हम एक ही चीज़ पे ना टिके रहें, हम सारी चीज़ें करें, तो उम्मीद है उनको समझ आ जाएगी, है ना। दुनिया में समझाना ही तो है। और फिर भी ना समझ में आया तो सर का नंबर लेके। हाँ हाँ जी, यस। नंबर को बोला सर। हैं? नंबर मांग रहे हैं। मेरा 100 नंबर पे कर लिया करो। और कोई नई बात कराए तो गालियां दे के अपना एड्रेस बताना, तेरी माँ का दूध पिया तो यहाँ आ जा, ठीक है। फिर वो जाने तू जाने। सर किसी ने एक
मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने स्टेटस पे रखी हुई है ईश्वर ने वीडियो। हाँ। तो किसी ने बोला कमेंट्स किया लोगों का कि वो वीडियो अच्छी, आपने एक्टिंग अच्छी की। हाँ। तो मुझे एक कोई वेब सीरीज में काम करता हुआ बंदा मिला, उसने मुझे बोला कि एरिक आप ऐसे हो तो आपने करो। अच्छी की है तो आप ट्राई करो आगे हाँ। कि आप एक्टर बन सकते हो कि नहीं। हाँ। मैंने पूछा ठीक है सर मैं ट्राई करता हूँ। उसने मुझे कुछ पिकअप्स लाइन दी और मैंने वो बोली तो उसने बोला ठीक है अच्छा है आपका स्टार्टिंग में तो आप आगे बढ़ सकते हो। तो आई वांट टू आस्क यू कि बढ़ सकता हूँ कि नहीं? क्यों नहीं बढ़ सकते। मदाकिनी जी का अभी जो पिछला एपिसोड आया था कपिल का, तो उनसे बातें करने लगे तो वो ऑडिशन ऐसी जैसे आप कह रहे हो ना, ऐसे मदाकिनी को किसी ने बोला और वो वापस अपने गांव चली गई, है ना, जहाँ की वो रहने वाली थी। अब उस प्रोड्यूसर ने आगे वो फिल्म स्टार्ट करनी थी, मोबाइल लिंक ऐसा कोई सिस्टम था नहीं। उस प्रोड्यूसर ने उसको 6 महीने तक ढूंढा और फिर वो ढूंढ के लाए, उसको हीरोइन बनाया जो वर्ल्ड फेमस हीरोइन बनी। तो कई बार क्या होता है, जहाँ हनुमान जी का रोल करना है ना, तो दारा सिंह ही चाहिए, दूसरा नहीं चलेगा। अब मैं चाहे कितनी सिफारिश लगा लूँ, जो फिट बैठ रहा है वही फिट बैठेगा। अब 2000 लोगों के फोटो वीडियो देखे तब जाके ऐसे कान मिले, है ना। तो हो सकता है आपका जो चेहरा है, आपका डील डोल है, वो किसी की ज़रूरत हो, तो आपको ढूंढ रहे हैं, आप उनको ढूंढ रहे हो, पर आप यहाँ बैठे हो, वो कहाँ बैठा है, तो क्या पता कि किस मोड़ पे मुलाकात हो जाए। ट्राई करते रहना चाहिए हमेशा, है ना। काम ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारी उम्र कैंची चलाएं या कंघा चलाएं। आप उसके अलावा भी आपको ये एक एक्सपीरियंस हो गया आपके पास, ये एक डिग्री होगी, आप दूसरी डिग्री भी ले सकते हो, तीसरी डिग्री भी ले सकते हो। एक बंदा बोला जी मैंने डबल MA किया है, मगर क्यों, पहला ख़राब हो गया था। तो सीखना अच्छी बात है, सारी चीज़ें सीखो, है ना। तो आप ये भी सीखो, आप एक्टिंग में आपको अच्छा लग रहा है तो आप उस साथ साथ वहाँ भी ट्राई करो, ऑडिशन दो, पता नहीं कब कौन सी चीज़ क्लिक कर जाए। मैंने ज़्यादातर मूवीज में देखा है कि मतलब जब कोई वेब सीरीज या दुर्घटना होती है तो उसके मुताबिक कोई मूवी बनाई जाती है। ठीक है, कुछ मतलब गांव में हुआ है कि कहीं भी शहर में हुआ तो उसके अकॉर्डिंग एक मूवी बनाई जाएगी। तो ज़्यादातर मैंने ऐसे देखा है। तो मेरे पास एक स्टोरी है तो 2-3 साल पहले मैंने सोचा था कि हाँ मैं इसको लिखूं या ऐसा कुछ करूं। तो मुझे इतना फिल्म इंडस्ट्री में कुछ नहीं था और ना मैं था उसमें काम पे। तो मैं यहाँ तो जय सर के थ्रू मुझे लगा कि हाँ कभी ना कभी तो मुझे भी किसी को अपनी ये कहानी बतानी चाहिए ताकि हमें इसके ज़्यादा लंबी तो नहीं है, आपके जीवन की कहानी है क्या? वो सबके सामने अरे बता। यहाँ क्या होता है, आज इंडस्ट्री में ना हर प्रोड्यूसर राइटर है, हर डायरेक्टर राइटर है, हर हीरो राइटर है। जो भी छोटे से छोटा कलाकार आता है वही कहता है जी मेरे पास 2 स्टोरी है ना। तो स्टोरियाँ हर एक के, हाँ मैं बातें सुना दे। आपके अपने जीवन की स्टोरी है क्या, या वैसे ही लिख दी? तो वो एक्चुअल में फैमिली के है। वो थोड़ा मुझे नहीं लगता कि सबके सामने नहीं, तो आप उसको लिखो, सुनो मेरी बात, आप उसको लिखो, सीन वाइज लिखो कि ये यहाँ की घटना है, ये लोग हैं। आप उसको पहले प्रॉपर लिखो, फिर उसको खुद पढ़ो। जी तेरी पसंद नहीं आई तो खुद को जूते मारना, और तेरे को अगर पसंद आ गई तो उसको दोबारा लिखो। फिर आप कोई अच्छे प्रोडक्शन हाउस में जाके उसको एक्सप्लेन करना कि सर ये मेरी स्टोरी है, तो आपके कोई काम आ सकती है। तो नहीं तो आपके पापा क्या करते हैं? और एक्चुअली बस थोड़ा साइड बिजनेस है। मतलब गाड़ी होती है 2-2.5 करोड़ लगा सकते हैं क्या? तो फिर तेरी स्टोरी किसी और के पास लेके जाएंगे, है ना। आप उसको लिखो स्टोरी को अच्छे से, और फिर बहुत प्रोडक्शन हाउस है यहाँ जहाँ आप जाके उसको प्रेजेंट कर सकते हो। क्या पता उस टाइम उसको ज़रूरत हो स्टोरी की, क्योंकि बहुत सारे जो फिल्म प्रोड्यूस करते हैं उनको तो डेली ज़रूरत रहती है कहानियों की, अच्छी कहानियों की। दिन में 20 सुनते हैं, और 20 सुनते हैं तो 2-4-6 महीने सुनते हैं, तब जाके एक स्टोरी कहते हैं हाँ यार ये तो अच्छी है, वो बिजनेस वाइज भी अच्छी है। और फिल्म का क्या है, प्रेजेंटेशन अच्छी हो, चाहे हीरो नया हो, हीरोइन नई हो, चाहे डायरेक्टर नया हो, फिल्म की प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, बनी अच्छी होगी, वही चलेगी। नहीं तो भूतनाथ में हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टार शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन थे, वो पहले दिन ही उतर गई, है ना। तो ऐसे नहीं होता कि बड़ा स्टार होने से ही फिल्म चलती है या बड़ा डायरेक्टर होने से चलती है। कहानी अच्छी और उसको अच्छे तरीके से अगर बताया गया है तो वो चलती है। आपकी कहानी अच्छी होगी तो ज़रूर कोई ना कोई तैयार हो जाएगा बनाने के लिए, है ना। वो ट्राई करते रहो यार, मेरे को 30 साल लगे तो आप 3 साल तो करो ट्राई, है ना। दूसरा क्या होता है, एक ना आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डेवलप करो, अपने आप से आप बातें करना शुरू करो,
जो भी दुख तकलीफ हो वो खुद को ही बताया करो, आदि तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, है ना। और कॉन्फिडेंस से क्या होता है, लगभग काम हो जाता है। अब मेरे गांव में अंग्रेज़ आ गए तो गांव वालों ने धक्का देके मेरे को आगे कर दिया, बोला दिस इज बॉम्बे, स्पीको। उनका कहने का मतलब था भी ये बॉम्बे में रहता है, आप इनसे बात करो। अब स्पीके क्या, मेरे तो नाम से ही टेंशन शुरू हो जाती है। वो अंग्रेजनी ने सबसे पहले यही पूछा, व्हाट इज योर नेम। मैं कहा माय नेम इज ख्याली। काली। मैं कहा काली नहीं बहन जी, ख्याली। आई नो काली। मैं कहा ठीक है। किसने रखा ये नाम। अब नाम हमारे राजस्थान में कौन रखता है, जिसने मेरी माँ को रखा उसने मेरा नाम रखा। आई मीन से माय डैडी। ओके नाइस। तुम पैदा कैसे हुए। मगर भाई पैदा कैसे हुए, तू तरीका पूछ रही है कि हादसा पूछ रही है। बोले नो नो नो, आई मीन से तुम पैदा कहाँ पे हुए। मगर जी मैं राजस्थान। बोले नो, इन विच पार्ट ऑफ राजस्थान। मगर पार्ट नहीं मैडम, पूरी बॉडी एक ही जगह हुई। बोले नो, आई मीन से पैलेस। कौन सी जगह पे पैदा हुए। मगर चारपाई पे। हो व्हाट इज चारपाई। मगर यू डोंट नो चारपाई। नो। मगर चारपाई इज देसी बेड विद 4 पावा। चारपाई इज देसी बेड विद 4 पावा। चिल्ड्रन जंपिंग ऑन चारपाई। Children jumping on charpai, then delioing. Father eyeing, cussing. Then this is charpai, our national bed. Okay, nice. तुम कितने बहन भाई हो। तो मेरे को गांव वालों ने बोला था अंग्रेजों से डरना नहीं है, दबना नहीं है, कोई भी और लगाए रखना कुछ। प्लीज टेल मी ब्रदर सिस्टर। मगर 12 भाई मैं फिर कम क्यों बताऊं। 12 फादर क्या करते हैं। मगर यही करते हैं। बोला तुम कितने बहन भाई हो। मगर 12 फादर क्या करते हैं। मगर यही करते हैं। तो बोले तुम्हारे फादर को किसी ने समझाया नहीं। मगर जी परिवार नियोजन से एक नर्स आई थी, उसने मेरे बाप को 1.5 घंटा समझाया, फिर मेरे बाप ने 1.25 घंटा उसको समझाया। तो 2 बच्चे उसके भी हैं। टोटल 14। बोला ओ माय गॉड 14। मगर यस। बोला तुम इंडियन बोलते हो, बच्चे 2 ही अच्छे। मगर सही बोलते हैं भाई, 12 में से 2 तो अच्छे निकल आएंगे। तो इतने में मेरी माँ डांटने लग गई, क्या 1 घंटा हो गया इनका इंटरव्यू ले रहा है, बेचारों को ना चाय पूछा ना नाश्ता पूछा। वो माँ ने फटाफट बाजरे की रोटी बनाई, ऊपर सरसों का साग। तो जैसे ही उनको दिया तो ओ वाओ सिमट वाला पिज्जा। मगर नो पिज्जा, दिस इज चपाती, ये वेजिटेबल। तो वो सरसों का साग तो खा गई और रोटी लेके मेरी माँ के पीछे पीछे, आंटी प्लेट कहाँ रखूं। अरे मैं कहा यही तो खाना था। तो बोले आई वांट सी योर विलेज। मैं कहा चलो गांव दिखा लाता हूँ। जैसे ही निकला तो मेरे ताऊ जी आ रहे हैं, धोती कुर्ता, धड़म धड़म भाग के ताऊ की धोती पकड़ ली। व्हाट इज दिस। दिस इज इंडियन फैशन। यस दिस इज धोती। हाउ व्हाट धोती। अब धोती की अंग्रेजी क्या बनाऊं मेरी समझ। प्लीज टेल मी व्हाट धोती। मगर जी धोती मतलब धोती तो धोती नहीं, धोती तो नहीं धोती। दिस इज एयर कंडीशन कपड़ा। कहां से हवा आती, कहां हवा जाती, कोई वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाती। आप धोती पहन के जाती, आप थक गए बिछा के सो जाती, ठंड लगी घुमा के ओढ़ लेती। दिस इज धोती।
ओके। तो थोड़ा आगे चले, ताऊ जी का लड़का आ रहा था पजामा कुर्ता पहने, तो भाग के उसको पजामा पकड़ा, दिस इज धोती। मगर नो, दिस इज पजामा। हो व्हाट डिफरेंट धोती एंड पजामा? मगर थोड़ा सा डिफरेंट है। धोती ने कहा पजामे से हम तुम बने एक धागे से, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं खुलती हूं पीछे से, तू खुलता है आगे। तो थोड़ा आगे चले, गांव में ना गोबर थाप देते हैं दीवारों पे, है ना, गैस सिलेंडर वहां का वही होता है। तो जैसे उन्होंने देखा कि दीवारों के ऊपर ऐसे गोल गोल वो थपे हुए हैं, तो अरे वाह, कैमरे निकाले भाग के, वाह वॉल पेंटिंग। मगर नो वॉल पेंटिंग, दिस इज उपले। व्हाट उपले? अब मेरे को, मैं फिर टेंशन में, मेरे को उपले की अंग्रेजी नहीं आती। प्लीज टेल मी व्हाट उपले? मगर उपले मतलब केक ऑफ गोबर। हो व्हाट इज गोबर? मगर भैंस का ओवरफ्लो। बट व्हाट इज भैंस? मगर मिल्क पैक मम्मी। तो कहने का मतलब काम को रुकने ना दो। फिर थोड़ा आगे गए तो हमारे गांव के पीछे से रेलवे लाइन जाती है। सुबह सुबह का टाइम था, काफी लोग डब्बा लेके दूर तक बैठे थे। तो जैसे ही उनकी नजर पड़ी, व्हाट इज दिस? अब मगर बेइज्जती होगी। ये संभालना सबसे मुश्किल है। मैंने कहा आइए मैं आपको गगर नदी दिखाता हूँ। गगर नदी हमारे घर के पास ही है, आइए हम आपको गगर नदी। नो नो टेल मी व्हाट इज दिस? अब मैं कहा काली बंगा, हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता दिखाता हूँ, क्योंकि हमारे नियर बाई काली बंगा रहते हैं हम, जहाँ सिंधु। इतना गौर से ना देखो, मैं खुदाई में नहीं निकला, मैं बता रहा हूँ कि वो मेरे घर के पास है। मगर चलो आपको कालीबंगा दिखाता हूँ। नो नो टेल मी व्हाट इज दिस? मगर दिस इज प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो बोले व्हाट प्रेस कॉन्फ्रेंस? मगर ये लोग सुबह सुबह यहाँ फैसला लेते हैं कि आप अंग्रेजों को कितने दिन का वीजा देना है। माय गॉड, बट वो नीचे बैठे हैं, मगर वो जमीन से जुड़े हुए हैं, वो राजस्थानी है। तभी तो इनके बारे में कहा है कि सोनेरी धरती जठे चांदी सो आसमान, रंग रंगीलो मन भावणो म्हारो राजस्थान। तो ऐसा है, अब आप सब एक साथ हंस रहे हैं, एक साथ तालियां बजा रहे हैं, एक साथ आप बात को ध्यान से सुन रहे हैं, तो ये आपकी एकता, ये आपका एक साथ हमेशा बना रहे। वरना बाहर निकलेंगे तो आपको तोड़ने वाले ही मिलेंगे। लोग भी ऐसे, और अगर हम सब हिंदुस्तानी एक भी हो जाएं तो दूसरे ये सोचते हैं भी कैसे लड़ाएं इनको, कैसे बांटें इनको, है ना। कि निशाने चूक गए निशान बाकी है, निशाने चूक गए निशान बाकी है, शिकार गाह में मचान बाकी है। फिर एक बच्चे ने लाशों की ढेर पे चढ़ के कह दिया कि अभी खानदान बाकी है। अरे वो जमी बांट के खुश हो गए, उनसे कह दो कि अभी आसमान बाकी है। सो आपके लिए बहुत बड़ा आसमान है, बहुत बड़ी दुनिया है, आप उसको जीत सकते हो। लोगों ने जीती है, लेकिन जीवन में ठहराव भी ज़रूरी है, सोचना भी ज़रूरी है, चाहे उसके लिए 2 साल निकल जाएं। मैं जब टीवी में आया था तो मेरी उम्र 28-29 साल हो गई थी एक तरह से। तो मैं सोचता भी 20-22 साल पर आगे फेडअप हो जाता है बंदा, जब 17-18 साल की उम्र में स्ट्रगल शुरू करता है तो यार अब तो नहीं, कुछ नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो एकदम 50 की उम्र में आके बीट हो जाते हैं, है ना। कौन कहाँ कब क्लिक करे हम, लेकिन जितना जो टाइम लगा है ना, वो उस टाइम पीरियड में जो आपने सीखा है वही चीज़ आपके आगे काम आएगी। कभी आप ये मत सोचो, कभी ये चीज़ आज अगर एक आपको ठोकर लग गई कोई ईंट की तो आप उसको गालियां दोगे, क्या यार ये ईंट है रास्ते के अंदर कौन डाल गया ये वो। लेकिन भगवान करे आपको लंबी सी गाड़ी दे और भगवान करे वो पंचर भी वहीं हो जहाँ ईंट पड़ी थी, तो वही ईंट जेक लगाने के लिए काम आएगी नीचे। आज हमने जिस चीज़ को बेकार समझ के ठोकर मार दी, वो हमारे आने वाले कल कहीं भी काम आ सकती है। तो दुनिया में कोई चीज़ बेकार नहीं है, हर चीज़ काम की है। हम उसको यूज़ करना जानते हैं कि नहीं जानते, मामला इस पे टिका होता है सारा।
तो अगर हमें नहीं भी यूज़ करना है तो ठोकर मत मारो ना किसी को, क्या पता हमारे परसों समझ आ जाए, 4 साल बाद समझ आ जाए, है ना। और एक चीज़ है ना, सबसे बड़ी चीज़ होती है यूनिटी। आज अगर इस एकेडमी से आप जुड़े हो ना, तो ये एक यूनिटी जब तक जियो तब तक चलनी चाहिए कि हमारी दोस्ती, हमारी मुलाकात, हमारी जानकारी सैम एंड जस के एकेडमी से हुई थी, और 20 साल बाद भी आप पहचान लो एक दूसरे को कि यार वहाँ हम मिले थे। तो अभी तो मेरे ख्याल आपको 5:30 हमेशा पहुंचना, तो घर यहाँ से निकलते हैं, आप लेट भी हो जाएंगे, घर वाले भी सोचेंगे कि कहाँ आप लड़कियों के चक्करों में घूम रहे थे। अब आप कहोगे भी कि ख्याली का शो था, मोटिवेशन क्लासेस थी, तो भी वो विश्वास नहीं करेंगे, है ना। तो मेरे ख्याल आज के लिए बहुत है इतना। एक बार सुना दो क्या, वो जो वाइट साड़ी पहन के जब तुम निकलती हो तो एम्बुलेंस, उसके मैं पैसे लेता हूँ। उसको ऐसे सुना दो, बच्चों की शक्लें देखो। वो ऐसे ही था जब शुरुआत थी ना, शुरुआत में फिर छोटे छोटे चुटकुले आते हैं कि सफ़ेद साड़ी पे जब तुम लाल बिंदी लगाती हो, सफ़ेद साड़ी पे जब तुम लाल बिंदी लगाती हो, माँ कसम एम्बुलेंस नजर आती है। सफ़ेद साड़ी पे जब तुम लाल बिंदी लगाती हो, माँ कसम एम्बुलेंस नजर आती हो, वो घायलों को ले जाती है, तुम घायल करके जाती हो। तो वो हमारे पंजाब पे था, जो भी लड़की एंकर होती थी साथ में, तो मैं उसको बोलता था भी इन पे भरोसा ना करो, ये शादी तो कर लेंगे, शादी के बाद कहेंगे कि तू चंद्रमुखी मैं सूरजमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, तू चंद्रमुखी मैं सूरजमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, चढ़ जा कोठे मार छलांग, तू भी सुखी मैं भी सुखी। तो ये जब चंडीगढ़ में मैं एंकरिंग करता था, शुरुआत करता था, तो आपको एक नई बात बता दूं कि भाई का डांस ग्रुप था उस टाइम, है ना। तो ये भी वहाँ परफॉर्म करने आते थे डांस ग्रुप में, तब मैं वो शायरी सुनाता था, कॉमेडी में, एंकरिंग में साथ साथ बीच बीच में चलता रहता था, ताकि लोगों का माहौल बना रहे, है ना। और ठीक लगा, बढ़िया रहा। और कुछ और कुछ पूछना हो, जानना हो? हाँ जी। सर का प्रश्न है, मतलब जैसे सास बहू के झगड़े का सॉल्यूशन क्या है? लड़का दुखी है, क्वेश्चन बड़ा कमाल का किया यार, सॉल्यूशन आज तक नहीं निकला। यार आप बोले ना, मजा तो बहुत आया पर समझ नहीं आया। क्या बोला, सवाल क्या था? सवाल ये, सास बहू के झगड़े कैसे खत्म करें? अच्छा, सास बहू के झगड़े खत्म करें, एक को मार दो। हैं? आपको लगे कि बहू ठीक है तो सास को मार दो, आपको लगे कि नहीं सास दूसरा जुगाड़ कर सकती है तो बहू को मार दो। ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। जिस दिन सास बहू के झगड़े खत्म हो जाएंगे उस दिन समझ लो भारत पाकिस्तान की भी दोस्ती हो जाएगी। समझ लो घर के ही नहीं हुआ आज तक। अच्छा, मैं एक बार मिलवाना चाहता हूँ हमारे सुपरस्टार से। जी जी जी। एक बार आप अनाउंस करो। मानव होगा यहाँ? हाँ, मानव। कम मानव, ये हमारे, आपने इनको भी देखा होगा। मानव जो है, इन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट में बहुत अपने पापा की तरह लोगों को हंसाया है व्हेन ही वाज वेरी यंग। तो कितने साल से हंसा रहे हैं? अब टाइम तो इतना याद नहीं है, और अभी मेरे से कोई उम्मीद मत रखना मैं आपको हंसाऊंगा। मतलब ये एक बार इंटरव्यू हुआ इसका, ये छोटे मियां धाकड़ कलर टीवी पे शो आता था ना, उसमें काफ़ी 50-60 एपिसोड किए, गोविंदा के साथ भी, काफ़ी साल हो गए उसको। हाँ, भारती के साथ भी, सोनू सूद के साथ भी। तो इंटरव्यू में पूछा कि भी आप साथ साथ शूटिंग करते हो, शो करते हो, तो फिर स्कूल पढ़ाई के लिए कब टाइम निकालते हो? वो कहती स्कूल ही मेरे बाप का है। मैं शायरी आपको सबको सुना दूं कि आप सबके ख्यालों में ऐसे लीन हो गए, आप सबके ख्यालों में ऐसे लीन हो गए कि पता ही नहीं चला कब गोलगप्पे 10 रुपए के 3 हो गए।
मानव तो के लिए आप लोग बहुत सारे मूवीज नाउ ही इज डूइंग, मतलब अभी ट्राई कर रहे हैं और शायद बहुत जल्दी- हमारे खानदानी बीमारी है, इसने मुझे 6ठी क्लास में बोल दिया कि पढ़ाई मुझे ही नहीं अच्छी लगती। तो हमारे एक दिक्कत ये है कि आप जो ये सीख रहे हो ना, इसको भी पढ़ाई नहीं मानते घर वाले। कोई अगर मोटरसाइकिल का मिस्त्री बन रहा है या कोई कैमरा चलाना सीख रहा है, तो हमारे खानदानों में, हमारे परिवारों में उसको पढ़ाई नहीं मानते। तो जरूरी नहीं है कि आप का BA MA यही करते रहो। मैंने तो इनको 6ठी में आज़ाद कर दिया था। मैं कहा भाई आपको स्कूल नहीं जाना, पढ़ाई नहीं करनी तो काम करो, वो पढ़ाई तो है। तो इसने थिएटर शुरू कर दिया, जयपुर जवाहर कला केंद्र में भी किया, यहाँ भी जानकी देवी में भी पढ़ा हुआ है, तो यहाँ भी काफ़ी थिएटर करता रहा। तो वो करते करते साहब मेरे साथ शोज़ एंकरिंग भी करता है, काफ़ी एक्टिंग भी करता है। तो अब मैं तो यहाँ कभी कभी आया करूँगा, लेकिन ये यहाँ आपके पास परमानेंट ही रहेगा, आता रहेगा, है ना। चलो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। क्या है ये जो लाइन है ना, इसके बहुत कम लोगों को समझ होती है। बाल तो सारे 100% ही कटवाते हैं, लेकिन इससे भी कैरियर बनाया जा सकता है, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। तो आप इस चीज़ को जान गए हो, अभी ये तो सीख रहे हो, ये तो सीख रहे हो, लेकिन आपको ये तो पता लग गया कि हम हेयर कटिंग में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। तो आप अपने परिवार में, अपनी सिस्टर है, अपना ब्रदर है, अपने दोस्त हैं, कोई मामा जी का बेटा है, कोई बुआ जी का बेटा है, कोई जानकार है, तो उनको भी आप गाइड कर सकते हो। कभी सेम एंड जस्ट में एक ऐसी ट्रेनिंग है, एक ऐसा कैंप है कि वहाँ से आप सीखने के बाद थोड़े सी समय में, 3-4 महीने में ही आप ऐसे परफेक्ट कारीगर बन जाते हैं, जिससे आप अपना करियर बना सकते हो। आप बड़ी बड़ी एकेडमियाँ हैं, वहाँ पे भी आप जॉब भी कर सकते हो, आप अपना पार्लर या अपना सैलून बना सकते हो, और बाहर भी बहुत डिमांड है। और हमारे फिल्म इंडस्ट्री में तो ये रिवाज है कि वो सेपरेट ही रखते हैं। एक आर्टिस्ट है तो उसके साथ आर्टिस्ट, एक बंदा उसका सिर्फ जैसे मेकअप आर्टिस्ट होता है मेकअप के लिए, ऐसे हेयर स्टाइलिस्ट सेपरेट रहते हैं। पता नहीं कब किसके साथ आपकी जॉब लग जाए, कब किस, क्योंकि हमें काम ही तो करना है ना। तो ये आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, अपने ब्रदर सिस्टर, उनको भी बताएं कि आप अगर इसमें करियर बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ आएँ, आप यहाँ सीखें, उसको ट्रेनिंग लें। क्योंकि मेरे ख्याल इसका जो जस का मैंने जो शौक देखा ना इस बंदे को, पैसे से कमाई का, वो भी लालच नहीं, इसका एक भूत सवार है कि मैं ट्रेंड कर सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा। ये हमारे गंगानगर पहुँच गया था ट्रेनिंग देने के लिए, क्लास थी वहाँ। अब गंगानगर से इसको पता नहीं 8 किलोमीटर आगे पाकिस्तान है। ये जिस स्पीड में गया ना, वो तो गंगानगर वालों ने रोक लिया, नहीं तो ये पाकिस्तान पहुंच जाता। तो इसका जो कैंची कंगे का शौक है, जो नशा है, उसका आप फायदा उठाइए, है ना। आप मेरा नहीं हाँ, उसका आप फायदा उठाइए, ताकि उस चीज़ को आप अच्छे से सीख सको। आप अच्छे से जो चीज़ समझ में नहीं आए पूछो बिंदास, डरो मत, शर्माओ मत। भी हमारी बेइज्जती हो जाएगी कि 3 लोगों के सामने होगी, 4 लोगों के सामने होगी, बाकी हिंदुस्तान के सामने तो हीरो बन जाओगे आप। जो मतलब एक स्टेज पे आने में जो बंदे को हेजिटेशन होती है, उसका इलाज क्या है? स्टेज पे आके बोलने के लिए बहुत अच्छा यार, ये मेरे हर क्लास में सवाल होता है। मैं वो भूल गया था भी, आज क्यों नहीं आया, है ना। सबके साथ होता है ये। तो आप सोचो क्या कारण है, किसी के दिमाग में आप सबसे बड़े लग रहे हो कि बंदा स्टेज पे जाता है तो वो बोल नहीं पाता, हेजिटेशन सेम है ना। और थोड़ा बहुत किसी को, हाँ जी, कॉन्फिडेंस नहीं होता, और सब प्रैक्टिस, दूसरे क्या सोचे, प्रैक्टिस नहीं होती। ठीक है, और आप बताओ, वो शीशे, आप पीछे मुड़ के देखा है? हाँ, आप शीशे में दिख रहे हो, ओरिजिनल कहाँ बैठे हो आप? अच्छा, हाँ, आप बताओ, आप बड़े सिंसियर लग रहे हो। क्या सर? क्या सर? अगर स्टेज पे आके बोलना हो तो बोल नहीं पाते, हेजिटेशन होता है, क्या कारण है? जब हम भी पहली बार आए थे सेवन जैस में, हमें भी ऐसे ही इंट्रोडक्शन किए, हम भी बहुत डरते थे। कारण क्या है इसका? कारण क्यों नहीं बोल पाते, क्यों हेजिटेशन होती है? मुझे पता, अभी तो मैं बोल देती हूँ, और पहले बहुत डरती थी, अभी वहाँ पे भी आके बोल सकती हूँ। अच्छा। क्योंकि क्लास में सर हम लोगों को क्वेश्चन आंसर वहाँ पे आके हाँ, बताइए।
सर डर इसलिए लगता है कि हमें आता होगा कि नहीं आता होगा, बस यही रहता है दिमाग में। हाँ, थोड़ा सा नज़दीक कहीं पहुँचे, गलत ना बोल दें। थोड़ा सा ये 10% नज़दीक पहुँचे। देखिए हम, हाँ जी, नहीं होती जब हम कभी बोल ही नहीं होते, वो भी कारण होता है। सर जिसके मन में सामने वालों को डर होगा उसको हेजिटेशन होगी। सबसे पहले ये आप ध्यान से देखना, ये बड़े बड़े IAS ऑफिसर सवाल करते हैं, ये बड़े बड़े IPS सवाल करते हैं कि जी हम स्टेज पे जाके बोल नहीं पाते, क्योंकि दो फियर ना दुनिया में सबसे ज्यादा है, उनको एक भी, कैमरे का हाँ, और एक स्टेज का, ये दो फियर आप कैमरे आप कभी का, बोलो ना, कैमरे के सामने से भूल जाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि कैमरे में आके उन्होंने जब वो बात करनी शुरू करी है तो उन्हें बाबा मेरा नाम क्या है, हमें मैं हूँ ये, मेरा नाम क्या है। 2006 से मैं टीवी शुरू किया, फिल्म शुरू किया, तो हमारे साथ भी ये दिक्कत आती है, लेकिन कैमरे का ये है फायदा कि रीशूट हो जाता है, दोबारा कर लेते हैं, 3 बार कर लेते हैं, लेकिन लाइव स्टेज पे बोल रहे हो तो वो एक ही बार होता है, कोई रीटेक का चांस नहीं होता। अब आप ध्यान से, ये आपके जीवन भर काम आने वाला पॉइंट है। हम क्यों एजिटेशन में आ जाते हैं, क्यों हमारे पैर कांपने लगते हैं, क्यों गला सूखने लगता है, क्यों हम बोल नहीं पाते, क्यों डरते हैं? क्योंकि हमारे पास बोलने के लिए शब्द नहीं होते, मैटर नहीं होता कि क्या बोलना है। अब आने से पहले मैं भी 5 मिनट बाहर बैठा रहा, मैंने पानी पिया, चाय पी, मैं ये सोच रहा था कि ये क्लास चल रही है, ये हेयर एंड सैलून की क्लास है, बताएंगे इसके बारे में। ये मुझे 30-40 साल हो गए काम करते हुए, मुझे इतना सोचने की, मैटर तैयार करने की ज़रूरत ही नहीं थी, है ना। सनी के लिए क्या मैं सोचूंगा, बच्चों को मैं क्या समझाऊंगा, तो मैंने वो चीज़ को तैयार किया पहले। तो अब आप जहाँ भी, जिस भी स्टेज पे बोलने जाएं, तो सबसे पहले आप 5 मिनट मैटर इकट्ठा करें, फिर सेकंड वो जो भाई साहब कह रहे थे ना प्रैक्टिस, वो भी करें कि आज आप सेम एंड जस्ट में इन बच्चों को बताने आ रहे हो कि आप शुरुआत पहले तो पानी पी लिया करें, जब भी स्टेज पे जाना हो 1 गिलास, आधा गिलास, जस्ट पहले पानी पी लिया करें। उसके बाद सबसे पहले आपको नमस्ते करना है, सबसे आपने अपना नाम बताना है। मैं सेम एंड जस्ट में खड़ा हूँ, बॉम्बे में खड़ा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये एक एकेडमी है जो सैलून के बारे में बताती है। तो आपके पास बोलने के लिए मैटर आ गया। अब आप नहीं कंपोगे, अब आप नहीं डरोगे, आप स्टेज पे आते ही बोलोगे जी नमस्ते, मेरा नाम राजू है, मैं सेम एंड जस्ट मुंबई में खड़ा हूँ, आप सब जो कटिंग सीखने आए हैं मैं भी सीखने आया हूँ, मैं आपको सपोर्ट करूँगा, आप मुझे सपोर्ट करें। तो आपका कभी पैर नहीं कंपेंगे, क्योंकि आपके पास बोलने के लिए सबसे पहले शब्द आ गए, क्या बोलना है। ठीक, फिर आप उनको प्रैक्टिस करिए कि हम और अच्छे से कैसे बोलें, और प्रैक्टिस करिए कि हमारा एक एक शब्द क्लियर हो, जो समझ आ जाए, हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, कि जो एक ना शब्द का भाव होता है, बस जैसे शब्द है कि बस निकल गई, है ना, एक बस और नहीं खाऊंगा। बस शब्द के दोनों के रिएक्शन अलग अलग है, बस और नहीं खाऊंगा, है ना, उसका भाव अलग है कि मेरा पेट भर गया, काम हो गया, और नहीं, शब्द तो वही है ना बस, और एक यार बस निकल गई, दोनों के भाव अलग है, शब्द है। तो कौन सी बस कहाँ लगनी है, ये चीज़ का भी ध्यान रखना है ना। तो आप अपने बात को रिएक्शन से, एक्सप्रेशन से भी समझा सकते हो। तो हमेशा ये ध्यान रखें, सबसे पहले आपके पास बोलने के लिए शब्द होने चाहिए, फिर आपके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आपके कभी पैर नहीं कांपेंगे, कभी आप हेजिटेशन में नहीं आएंगे, कभी आप डरेंगे नहीं। अब है ना। तो और नहीं तो आप 3 चीज़ तो बोल ही सकते हो। नमस्कार जी, मेरा नाम राजू है, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, धन्यवाद, जय हिंद। सबने राजू बोल दिया। हाँ जी, आपने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि बंदा कभी परेशान हो या किसी भी चीज़ को लेकर टेंशन में हो, तो वो बातें बंदा अपने अंदर ही रखे, अकेले जाकर 5-10 मिनट बैठे तो मतलब उसके बारे में सोचे, तो बंदा वो बातें अपने अंदर रखेगा तो वो तो अंदर ही नहीं, आप भी वही 10वीं वाले ही हो, 3 बार ही। मैंने ये नहीं कहा अंदर रखो, मैंने कहा अपने आप से बात करो। मैंने कहा अपने आप से, आप सबसे पहले अपनी समस्या खुद को बताओ, खुद को बता पाओगे तो वो प्रैक्टिस होगी, आप फिर दूसरे को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाओगे, ताकि उस समस्या का कोई समाधान निकले। मैंने नहीं कहा अंदर ही रखो, मैंने कहा आप अपने आप से बात करो। और मैंने तो बहुत अपने आप से बातें करी है, कई बार तो घर वाले सोचते थे पागल तो नहीं हो गया, है ना। तो बैठा बैठा सोचता हूँ यार ये कहानी ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, इसके ऊपर पता नहीं हंसेंगे कि नहीं। तो वो आपका टीचर आपसे बड़ा कोई नहीं है दुनिया में, ठीक है। आपने जो बात बताई ना सर
क्योंकि बाकी तो सब फीस वाले हैं, है ना। अब ये कितना ही दिलदार होगा, 1 महीना फीस लेट हो जाए लात मार निकाल दें बाहर के चलो, लेकिन आप अपने आपका जो टीचर अंदर बैठा है वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, वो आपके हमेशा साथ रहेगा, हमेशा आपको गाइड। हाँ जी, हाँ। ज़्यादा सोचना अच्छी बात है या फिर फैसला लेना? अब ये है कि आप क्या सोच रहे हो, है ना। अब आप ऐसे बैठे बैठे सोचने लग जाओ यार समुद्र में शार्क होगी, हमें क्या लेने देना, शार्क है तो है। हम ये सोचें कि हाँ मैं एक सेम एंड जस्ट जितनी बड़ी एकेडमी शुरू करूं, फिर मैं इसका एक सेंटर बेंगलोर में खोल दूंगा, फिर एक सेंटर में चंडीगढ़ खोल दूंगा, ये तो अच्छी बात है ना। आप बैठे बैठे सोचो यार पता नहीं समुद्र में कितनी शार्क होगी, तो वो सोचने का कोई तुक नहीं है। तो ये मैटर ये करता है कि आप क्या सोच रहे हो। सोचना अच्छी बात है, लेकिन आप एक्शन लेते हैं हम, जैसे कि मैंने कोई बात आपने सोची उसके ऊपर एक्शन लेना, हाँ एग्जीक्यूशन, हाँ वही असली चीज़ होता है कि आप जो चीज़ दिमाग में है ना आपके कि हमें एकेडमी खोलना है या हमें किसी चीज़ के, मान लो हम अपने काम के कारीगर बन गए, अब हम ऐसी कोई कंपनी जो काम करती है हमें वहाँ ज्वाइन करना है ना, तो वो आपको प्रैक्टिकल के लिए फिर घर से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको ऑडिशन इंटरव्यू देना पड़ेगा, उसको असली जामा पहनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको जल्दी उठना पड़ेगा, जल्दी नहाना पड़ेगा, कपड़े अच्छे पहन के अच्छे से जाके वहाँ पे करना है। ये तो करना, उसको प्रैक्टिकल तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो सीधा सोचने से नहीं होता। सोचने का तो है कि आपने 3-4 बार रिहर्सल कर ली कि मुझे ये करना है, मन में फिट बैठ गया, दिमाग में अपने आप के जच गया कि हाँ मुझे यही करना है। अब कुछ लोग हो सकता है आप में से इतने बच्चे आए आपको सिर्फ इस चीज़ की जानकारी लेनी हो, काम करना ही ना हो, तो आपको जानकारी मिल गई, आप काम हो सकता है दूसरा करें। हमारे वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं सैनिक स्कूल में जिसको सिर्फ इसलिए कि हमें फौज में नहीं जाना, हमारा शरीर फिट रहे, हम मेंटली सेटअप रहें, फिजिकली सेटअप रहें, हर चीज़ वहाँ पे है। तो वो चीज़ भी है ना, आप जो चीज़ सीख रहे हैं वो उसको कैरियर बनाए ना बनाए वो आपकी मर्जी है, लेकिन सीखने से आपके पास एक डिग्री आ गई कि ये काम मुझे आता है ना। आप बता सकते हो कि हाँ भाई ऐसे नहीं ऐसे कर, यहाँ थोड़ी सी एक लाइन मार दे ग्रीन, यहाँ एक रेड मार दे, सबसे अलग, है ना। जब आपको पता ही नहीं है तो बताएंगे क्या, नहीं तो हम तो आगे सीधे बैठ जाते हैं, जैसा ये करता है वैसे ठीक है। थोड़ी जानकारी है तो बंदा बता सकता है जी यहाँ से छोटे करो, यहाँ से बड़े करो, है ना। तो वो चीज़ आप सीख लेते हैं, आप काम करवाना सीख लेते हैं, डायरेक्शन सीख लेते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करवाना है। और ठीक है सब, हाँ जी। कि जब हम कभी शीशे में देख के अपने आप को अपने आप से बातें करते हैं या फिर अकेले में जाके हम बात करते हैं अपने आप से, मतलब अपने आप को झांकने की कोशिश करते हैं, अब सामने वाला देखता है तो वो क्या समझते हैं यार ये अकेले अकेले क्या करता है, शीशे में देख के बातें करते तो पागल तो मतलब वो लोग क्या सोचते हैं। यही हमारे इंसानों का ना दिल दिमाग ऐसा है कि हम कामयाब नहीं होने के पीछे 90% कारण ये है कि 40 साल तक हम ये सोचते हैं कि यार लोग क्या कह रहे थे, लोग क्या, अच्छा कपड़ा नहीं पहनते यार पता नहीं लोग क्या कहेंगे, अच्छा खाना नहीं खाते यार पता नहीं लोग क्या कहेंगे। 42 साल बाद समझ आता है कि लोग तो कुछ कह ही नहीं रहे थे, फुर्सत ही नहीं है लोगों के पास, वो इतने बिजी, उनको टाइम नहीं है किसी को देखने, तब टाइम निकल गया। 40-42 साल निकल गए जीवन के, तो आपके हाथ से आधी जिंदगी निकल गई, तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। लोगों की परवाह मत करो। मैं रेलवे स्टेशन पे सोते ये थोड़ी सोचता था कि ये क्या सोचेंगे, है ना। मैं ये सोचता ज़्यादा ये सोचेंगे यार हम मूर्ख हैं, नीचे बैठे हैं, ये अखबार बिछा के सो रहा है ना। तो किसी की परवाह मत करो, आपको जो अच्छा लगता है वो करो। वो तो आप अगर मान लो आज आपने एकेडमी भी खोल ली तो भी लोग कहेंगे यार ये लाल पट्टी नहीं ग्रीन होनी थी, फिर आप क्या बिगाड़ दोगे उनका, ये शीशा यहाँ नहीं यार इधर डबल लगाना था, इधर नहीं लगाना था, फिर आप क्या करोगे। वो तो आप, हमारा इंसान का मन ऐसा है, हम किसी को कहे बिना रुक नहीं सकते, उसको कहेंगे ही कहेंगे। ये नहीं कि लोगों का काम है कहना, वो लोग हम ही हैं, हम ही कहते हैं कि यार ये नहीं, ये ना आपको ज़्यादा ग्रे हो गया है, थोड़ा सा कम होना था, ये लाइन एक हरी यहाँ और मारनी थी। अगर ये नई लाइन मारेंगे तो बोलेंगे यार लाइन नहीं मारी, लाइन मारेंगे तो बोलेंगे यार अच्छी नहीं मारी। तो आप सिर्फ रिजल्ट की परवाह करो कि आपका जो काम आ रहा है कर रहे हो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। उस रिजल्ट से लोग अपने आप, आज जो कह रहे हैं नहीं अच्छा नहीं है, वो कल कहेंगे मैंने तो कहा था जी हमारे तो परिवार का निकलेगा ये, है ना। पागलपन करता था उसका भी बोलता था हाँ, वो लोग उसी को ही फॉलो करें। See, the point is when whatever you are doing it, जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी
ना तो कोई आपके बारे में बात करने वाला है, ना आप पे कोई फोकस करने वाला है। हाँ वंस यू आर देयर, तब आप नोटिस में आते हैं। तो फिर वो जो प्रोसीजर है, अगर आपको लगता है कि दैट इज हेल्पिंग यू, तो कीप डूइंग दैट। आप किसी को नुकसान थोड़ी कर रहे हो आप। पॉइंट ये है, आप अपने आप से देख के इम्प्रूव कर रहे हो, विच इज द बेस्ट पार्ट। ये एक थिएटर की वर्कशॉप भी होती थी, शीशे में सामने खड़े होके आंखों को बड़ी करना, छोटे करना, मुंह टेढ़ा मेढ़ा करना, हमें ये 3-4 घंटे करवाते थे ताकि रिएक्शन अच्छे आ सकें, बातें भी, डायलॉग भी बुलवाते थे, है ना। तो ये प्रैक्टिस होती है हर तरह की, बहुत तरह की होती है। वो नॉर्मल लोगों को समझ में नहीं आती, दैट इज अ डिफरेंट फील्ड। So you are into that, so keep doing it. That is the best part where you can improve yourself. जैसे लास्ट टाइम में मैंने आप लोग को बोला था, the best part is when you see yourself, आप अपनी वीडियोस बनाओ, आप उसमें बोलो, फिर उसको देखो, तो आपको पता लगेगा मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। एक लास्ट छोटा सा मैसेज कि आप ना, मतलब वो पढ़ाई नहीं कर रहा मैं जिसके पेपर देने पड़े, एग्ज़ाम देने पड़े। आप ही टीचर हो, आप ही लेक्चरर हो, आप ही पेपर हो, अखबार पढ़ना, है ना, न्यूज़ देखना, ताकि आपको पूरी दुनियादारी की जानकारी हो, कहाँ पे क्या चल रहा है। हमारे आजकल के बच्चे न्यूज़ से इतने दूर हो गए कि उनको पता ही नहीं कहाँ पे क्या हो रहा है। उनको खुद की जाति, धर्म, देश के बारे में भी पता नहीं। एक लड़की थी अमन चौधरी, तो मैं जाट हूँ, राजस्थान से हूँ, और हम जाट वहाँ राजस्थान हरियाणा के जाट चौधरी लिखते हैं। तो मैं बड़ा खुश हुआ, अभी मेरी कास्ट की लड़की मिली है। मैं कहा जी आप कौन से चौधरी हो? जैसे चौधरी में मैं सहारण हूँ, कोई गोदारा है, कोई श्याग है, ऐसे अलग अलग आगे बाई कास्ट, सब कास्ट होते हैं ना। तो मैं खुश होकर पूछा, मैं कहा जी आप कौन से चौधरी हो? ये तो पता नहीं, मेरे को मम्मी लोग लिखते थे तो मैंने भी लिखना शुरू कर दिया, पापा लोग लिखते थे तो मैंने भी लिखना शुरू कर दिया। अब वो मम्मी लिखती थी तो इसने लिखना शुरू कर दिया, उसको पता नहीं चौधरी होता क्या है, क्या भला है, कैसे है। तो आप ये सब चीज़ें, हमारा समाज क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमारा देश क्या है, हमारी दुनिया क्या है, हमारी इकोनॉमी क्या है, कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ों की थोड़ी थोड़ी, इसका कोई एग्ज़ाम तो आपको देना नहीं है।